हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे अपने टिप्स पे कर सकते हो आप CPC के ऑर्डर्स को, कैसे एग्जामिनेशन के लिए आप एकदम अच्छे से याद कर सकते हो CPC के ऑर्डर्स जो हम सबको बहुत ही मुश्किल लगते हैं। एट द सेम टाइम हम सब लोग डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं, कुछ सिविल प्रॉब्लम हो रही है हम उसको फेस कर रहे हैं, बट देन हम कतराते हैं कोर्ट पे जाने के लिए। द रीजन बीइंग कि इतना कंफ्यूजिंग प्रोसेस है, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है जो हमें नहीं पता होता। तो इसलिए आज के सेशन में मैं बताऊंगी कि क्या सिविल प्रोसीजर का एक प्रोसेस होता है एक सिविल सूट को फाइल करने का। एट द सेम टाइम जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आपके जुडिशरी एग्जाम्स की, तो वो कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं आपके CPC को के ऑर्डर्स को। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन नाउ। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, स्टडी IQ देता है स्टडी IQ जुडिशरी कोर्स। इस कोर्स में हम कवर अप करते हैं आपके सारे मेजर लॉज, माइनर लॉज, जजमेंट राइटिंग की क्लास, एसे राइटिंग की क्लास, करंट अफेयर्स और वो बाकी सारी चीजें जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी हैं। और आप हमारे इन सोशल मीडिया हैंडल से इस वीडियो की PPT की PDF फॉर्म ले सकते हैं और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं फॉर मोर लीगल अपडेट्स एंड नॉलेज। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन नाउ। देखो, एक CPC क्या हमारा जो CPC है इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिविल प्रोसीजर कोड। और ये बताता है कि सिविल कोर्ट में क्या प्रोसीजर फॉलो होता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं आपका प्रोसीजरल लॉ। इसमें टोटल आपके 158 सेक्शंस हैं और 51 आपके ऑर्डर हैं, राइट। तो हम आज के सेशन में देखेंगे कि कैसे जो है कोर्ट के प्रोसेस होते हैं जब एक सिविल सूट पार्टीज फाइल करती हैं, तो क्या क्या पूरा प्रोसीजर होता है टिल दी जजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या होता है, एक प्लेंटिफ होता है और एक डिफेंडेंट होता है। तो ये प्लेंटिफ जो है जिसके खिलाफ अपनी शिकायत लेके कोर्ट में जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफेंडेंट बोलते हैं। और जो पार्टी एग्रीव्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ बोलते हैं। तो ये दोनों जो हुए, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ये क्या हुए? पार्टीज हुई। तो ये पार्टीज टू द सूट हो गया आपका ऑर्डर 1। तो सबसे पहले क्या कि भाई कोई पार्टी एग्रीव्ड है किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट, तो वो जो अग्रीव्ड पार्टी है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ बोलते हैं। और जिसके खिलाफ वो जाता है उसको डिफेंडेंट बोलते हैं। और ये दोनों क्या हुए? पार्टीज हुए। तो ऑर्डर 1 इज पार्टीज टू द सूट। नाउ अब ये पार्टीज तो है एक दूसरे से गुस्सा होके, ये प्लेंटिफ जो है आपका वो डिफेंडेंट से नाराज होके आपका कहां जा रहा है? कोर्ट में जा रहा है। कोर्ट में जा रहा है और कोर्ट में क्या लेके जाएगा? वो सूट लेके जाएगा। तो यहां पे वो उसके खिलाफ, डिफेंडेंट के खिलाफ प्लेंटिफ क्या लेके जाएगा? सूट लेके जाएगा। तो दैट इज योर ऑर्डर 2, दैट इज फ्रेम ऑफ सूट, राइट। हम इसको कहते हैं कि भाई सूट लेके जाएगा, बिना सूट के तो कोर्ट सुनेगी नहीं। तो यहाँ पे जब प्लेंटिफ जो है आपका एग्रीव्ड हुआ डिफेंडेंट से, तो उसके बाद उसको गुस्सा आया, तो वो गुस्सा आके कोर्ट में गया और कोर्ट में क्या लेके गया? सूट लेके गया। तो ऑर्डर 2 इज फ्रेम ऑफ सूट। नाउ अब सूट लेके तो पहुंच गया वो, अब इस सूट को क्या वो खुद रिप्रेजेंट कर सकता है? क्या वो अपनी केस को जो है अब अच्छे से पेश करने के लिए क्या वो खुद से सफिशिएंट है? तो उसके लिए अपने केस को प्रॉपर तरीके से पेश करने के लिए कोर्ट में उसको किसकी मदद की जरूरत पड़ती है? उसको जरूरत पड़ती है आपके एजेंट और प्लीडर्स की, या वकील कह लो आप, राइट। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर 3 है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट एंड प्लीडर्स। नाउ अब तक हमने 3 ऑर्डर्स में क्या देखा कि पहले पार्टीज आई सूट की, दूसरा वो सूट लेके कोर्ट में पहुंची, दैट इज फ्रेम ऑफ सूट। थर्ड क्या है? सूट को प्रेजेंट करने के लिए कोर्ट में प्रॉपर तरीके से वो उन्होंने किसकी मदद ली? आपकी एजेंट और रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और प्लीडर्स की, वकील की मदद लेके उनका सूट जो है उन्होंने फाइल किया। नाउ अब क्या है? अब ये वकील क्या करेंगे? इसको प्रॉपर तरीके से आपके सूट को फ्रेम करेंगे। आप अपनी सारी बातें वकील को बताओगे कि भाई मेरे साथ उसने ऐसा किया, डिफेंडेंट ने ये किया, वो किया, और मुझे इसके खिलाफ लीगल एक्शन चाहिए। तो आप जब अपनी बात अपने प्लीडर को बताओगे तो वो क्या करेगा? आपका केस ले जाकर कोर्ट में दर्ज करेगा और उसको आप क्या बोलोगे? ऑर्डर 4 में इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। उसको आप बोलोगे भाई आपका सूट जो है इंस्टीट्यूट हो गया। आप एज अ प्लेंटिफ अपनी सारी कहानी आपने बताई प्लीडर को, और प्लीडर ने आपका सूट जो है कोर्ट में सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से इंस्टीट्यूट कर दिया। नाउ अब प्लेंटिफ ने तो अपनी कहानी बताई प्लीडर को और उसने जो है अपना सूट इंस्टीट्यूट करा दिया। नेक्स्ट व्हाट? नेक्स्ट है आपका डिफेंडेंट को कैसा पता चलेगा कि उसके खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई होने वाली है? उसको बताने के लिए कोर्ट क्या करेगी? इशू करेगी आपका सम्मन, एंड दैट इज गिवन अंडर ऑर्डर 5।
और वो कहाँ दे रखा है आपका, ऑर्डर 5 में दे रखा है, जहां पे डिफेंडेंट को बताया जाएगा कि देखो भाई तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत आई है कोर्ट में। जहां पे ऑर्डर 4 में इंस्टीट्यूट हुआ सूट, कोर्ट ने देखा कि एक सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, तो यहाँ पे डिफेंडेंट को भी तो बताना जरूरी है कि उसके खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई होने वाली है, तो इसलिए कोर्ट जो है उसको समन इशू करेगी अंडर ऑर्डर 5। नाउ अब डिफेंडेंट को भी पता चल गया कि भाई उसके खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई होने वाली है, कोर्ट में उसके खिलाफ शिकायत आई है। नेक्स्ट इज व्हाट, अब क्या होगा, उसने अपनी सारी बात प्लीडर को बताई, प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को सम्मन देके बुला भी दिया। अब कोर्ट में सारी बातें अगर पार्टीज कहने लगे या सारी बातें अपने प्लेंट में लिख दे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, जिससे कोर्ट का बहुत समय बर्बाद होगा। तो उसके लिए प्लीडिंग्स बताई कोर्ट ने कहा कि आप अपनी बातें जो है प्लीडिंग्स में लिखिए, और इस प्लीडिंग्स में हम क्या लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका मटेरियल फैक्ट्स लिखते हैं या मटेरियल प्रपोजिशन लिखते हैं आपके जो भी जरूरी हो, राइट। तो उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका प्लीडिंग बोलते हैं, जो एक कोर्ट में जाती है, राइट। तो प्लीडिंग्स क्या हुई आपकी, प्लीडिंग्स वो हुई जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, सब कुछ लेके आप जो है कोर्ट में नहीं पहुंचते। और दिस इज द रीजन कि कोर्ट अपना टाइम बचाने के लिए, ताकि जल्द से जल्द जो है डिस्पोज हो आपका केस, इसलिए यहाँ पे कहता है कि प्लीडिंग की जरूरत है। नाउ प्लेंट क्या होता है, अब नेक्स्ट इज ऑर्डर 7 प्लेंट क्या होगा कि भाई जो भी बात प्लेंटिफ को, जो भी शिकायत है, जो भी उसका कॉज ऑफ एक्शन है, जो भी रिलीफ वो चाहता है, वो एक कागज में लिख के दे दे, राइट। तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्लेंट बोलेंगे। नाउ अब इसके खिलाफ डिफेंडेंट भी तो कुछ बोलेगा, डिफेंडेंट भी तो बताएगा कि भाई हाँ उसने ये बात कही, तो उसको डिनाई करेगा या एडमिट करेगा, तो उसके लिए क्या होता है, आपका रिटन स्टेटमेंट होता है। अब ये तो रही आपकी लिखा पढ़ी की बात, यहां तक हमने देखा ऑर्डर 8 तक आपके कि आपका प्लेंट आया, रिटन स्टेटमेंट हो गया, लिखा पढ़ी हो गई, कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट हो गया, प्लीडर ने उसको रिप्रेजेंट कर दिया एंड ऑल दोज थिंग्स। अब क्या होगा, अब जब रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट ने अपनी बात कही तो कोर्ट कहेगा कि आओ भाई कोर्ट में बताओ, खुद से आके अपनी कहानी सुनाओ। तो उसको आप क्या बोलोगे, अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस इन द कोर्ट, राइट। जहां पे पार्टी से कहा जाता है कि आइए आप कोर्ट में अपनी बात बताइए कि भाई क्या क्या हुआ था, क्या असली मसला है, व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर 9 में इसको बोलेंगे अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज इन द कोर्ट। नाउ अब जब पार्टीज कोर्ट में आ गई अपनी कहानी बताने के लिए, तो वहां पे कोर्ट क्या करता है, उनको एग्जामिन करता है, कोर्ट एग्जामिन करता है आपके पार्टीज को अंडर ऑर्डर 10। अब यहाँ पे कोर्ट पूछता है, उसको एग्जामिन करता है, उससे कहता है कि अगर आप इस कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करना चाहें तो आप एडीआर मैकेनिज्म को फॉलो कर सकते हैं और अपना डिस्प्यूट जो है आउटसाइड द कोर्ट सेटल कर सकते हैं। अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता तो दोबारा पार्टीज जो है कोर्ट में आके अपने डिस्प्यूट को सेटल कर लेती हैं। नाउ यहाँ पे जो पार्टीज एग्जामिन हो रही हैं ऑर्डर 10 में, तो यहाँ कोर्ट जो है उनसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछता है। जो प्लीडिंग्स उनके पास रिसीव्ड हुई, जो प्लेन रिटन स्टेटमेंट हुआ, पार्टीज ने अपनी कहानी बताई, और कोर्ट अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, जस्ट डिसीजन के लिए केस में वो क्या करता है, पार्टीज को एग्जामिन करता है आपका ऑर्डर 10 में। तो अभी तक हमने ऑर्डर 1 में क्या देखा कि सबसे पहले पार्टीज होती हैं सूट में। ऑर्डर 2 में क्या देखा, वो पार्टीज सूट लेके जाती हैं, और सूट किसके थ्रू ले जाती हैं, ऑर्डर 3 में हमने देखा रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर्स। ऑर्डर 4 में देखा ये प्लीडर्स क्या करते हैं, ये प्लीडर्स आपका सूट इंस्टीट्यूट करते हैं। ऑर्डर 5 में देखा हमने जब सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है तो डिफेंडेंट को बताने के लिए सम्मन भेजती है कोर्ट। उसके बाद ऑर्डर 6 में देखा कि सब दोनों पार्टीज आके नहीं लिख देंगी अपने प्लीडिंग्स में या प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में, तो उसके लिए कोर्ट ने कहा कि प्लीडिंग्स होनी चाहिए जिसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें लिखेंगे। फिर ऑर्डर 7 में हमने देखा कि प्लेंट दर्ज करता है आपका प्लेंटिफ, उसके रिप्लाई में आता है आपका रिटन स्टेटमेंट जो दे रखा है आपका ऑर्डर 8 में। अब जब ये लिखा पढ़ी का सारा काम खत्म हो गया तो उसके बाद आपका पार्टी क्या करती है कि आओ भाई अपनी कहानी बताओ। उसको हम कहते हैं आपका अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस। और अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस के बाद होता है आपका एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज बाय द कोर्ट, जिसमें कोर्ट जो है और जानकारी लेने के लिए क्या करती है, पार्टीज को आपके एग्जामिन करती है। आई होप यहां तक इट इज क्लियर। नाउ
11th क्या है आपका ऑर्डर? अब आपका 11, 12 और 13 जो है, जो बात करता है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, एडमिशंस और आपका प्रोडक्शन ऑफ इंपाउंडिंग एंड रिटर्न्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये आपका रिलेटेड किस चीज से है? ये तीनों ऑर्डर्स जो हैं आपके रिलेटेड है एग्जामिनेशन के बाद, कि जहां पे कोर्ट को लगता है कि उसको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, वो चाहती है कि कुछ पार्टीज डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें कोर्ट में, या वो और कुछ और डिस्कवरी करना चाहती है, इंस्पेक्ट करना चाहती है, तो उसके रिलेटेड आपके ऑर्डर्स दे रखे हैं रिस्पेक्टिव 11, 12 एंड 13. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, इसके बाद जब उसने सब कुछ जान लिया, डॉक्यूमेंट्स को भी एग्जामिन कर लिया और इंस्पेक्शंस कर लिए, पार्टीज को भी एग्जामिन कर लिया, तो कोर्ट क्या करती है? कोर्ट फ्रेम करती है आपके इश्यूज को. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोर्ट एग्जामिन करती है इश्यूज. और इश्यूज कैसे फ्रेम करते हैं हम? जहां एक पार्टी असर्ट करती है कोई फैक्ट और दूसरी पार्टी उसको डिनाई करती है, वहां पे होता है आपका फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज. उस पॉइंट पे हम कहते हैं कि भाई इश्यू अराइज हो गया. तो यहाँ पे ऑर्डर 14 में आपका क्या होता है? इश्यूज को जो है फ्रेम किया जाता है. ऑर्डर 14 और 15 में आपके इश्यूज फ्रेम होते हैं, एंड देयर ओनली देयर इज अ डिस्पोजल ऑफ सूट एट द फर्स्ट हियरिंग इन द स्मॉल कॉजेस कोर्ट, राइट. अब क्या हुआ? अब आपका आता है ऑर्डर 16 इन विच आफ्टर दिस फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, कोर्ट क्या करती है कि भाई इश्यूज फ्रेम कर दिए, अब विटनेस भी तो आके बताएं. तो उसी तरीके से जैसे उसने डिफेंडेंट को सम्मन भेजा होता है, उसी तरीके से सम्मन भेजता है ऑर्डर 16 में आपका विटनेसेस को. यहाँ पे कोर्ट कहता है कि भाई तुम भी आओ, जो विटनेसेस हैं तुम भी आओ और अपनी बात बताओ कि भाई क्या देखा तुमने, क्या मसला था, क्या कहना चाहते हो, किसके सपोर्ट में कहना चाहते हो. तो यहाँ पे कोर्ट जो है एग्जामिन करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बाद क्या करती है आपका ये विटनेसेस को बुलाती है कि आओ भाई तुम भी अपनी बात बताओ. तो यहाँ पे उसको विटनेसेस को सम्मन किया जाता है आपका ऑर्डर 16 में. नाउ हमने तो सुना ही है कि कोर्ट में तारीख पे तारीख लगती रहती है, राइट. तो यहाँ पे जब कोई दूसरी तारीख लगती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि कोर्ट ने केस को जो है एडजर्न कर दिया है, राइट. तो कोर्ट ने क्या किया? एडजर्न कर दिया केस और कहा कि अगली सुनाई की तारीख ये होगी. तो उसको हम क्या बोलेंगे? आपका एडजर्नमेंट बोलेंगे, और वो दे रखा है आपका ऑर्डर 17 में. ऑर्डर 17 में जो है आपका एडजर्नमेंट होता है. ऑर्डर 18 में क्या होता है कि एडजर्नमेंट के बाद जब दूसरी तारीख डिसाइड होती है तो उस दिन पार्टीज की हेयरिंग होती है. यहाँ पे आपकी जो है पार्टीज की हेयरिंग होती है, हेयरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस. और हेयरिंग के टाइम पे ही विटनेसेस को आपके एग्जामिन कर लिया जाता है. ना वो जो डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हुए थे उसकी जगह जो है, उसके साथ जो है पार्टीज जो है आपका एफिडेविट भी दे सकती है, और वो दे रखा है आपका ऑर्डर 19 में, राइट. अब इतना सब कुछ होने के बाद कोर्ट क्या करती है? एक जजमेंट पास कर देती है आपका ऑर्डर 20 में. जजमेंट और डिक्री. डिक्री क्या होता है? राइट्स ऑफ द पार्टीज बताती है, और जजमेंट क्या होता है आपका? उसी डिक्री के बेस पे एक फॉर्मल स्टेटमेंट देती है हमारी कोर्ट, उसको क्या बोलेंगे हम? जजमेंट बोलेंगे. तो फाइनली इतना सब कुछ होने के बाद जब एग्जामिनेशन हो गया, विटनेस को भी देख लिया, सम्मन करके बुला लिया, उनकी भी सुन ली हमने, उसके बाद जब हेयरिंग हुई, हेयरिंग होने के बाद फाइनली क्या करती है कोर्ट? उसको आपका जजमेंट दे देती है और डिक्री दे देती है, राइट. नाउ अब उसके बाद उस डिक्री को आप एग्जीक्यूट कराते हो अपने ऑर्डर 21 में. दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर्स, राइट. तो ये पूरा प्रोसेस होता है जो सिविल कोर्ट में एक फॉलो किया जाता है. तो अगर आप इसको इस तरीके से याद करोगे तो यू विल नॉट मिस आउट एनी ऑफ द ऑर्डर. सबसे पहले पार्टीज, दूसरा सूट लेके जा रही हैं वो पार्टीज, तीसरा वो सूट उनका रिप्रेजेंट हो रहा है रिकॉग्नाइज एजेंट ऑफ लीडर से, चौथा आपका है कि वो रिकॉग्नाइज एजेंट ऑफ लीडर ऑर्डर 4 में जाके इंस्टीट्यूट कर रहे हैं प्लेंट. फिर दूसरी पार्टी को बताने के लिए कि तुम्हारे खिलाफ एक लीगल एक्शन लिया है प्लेंटिफ ने, उसको कोर्ट क्या करती है? ऑर्डर 5 में सम्मन भेजती है. ऑर्डर 6 में बताया कि भाई सारी बातें आप आके नहीं कहोगे, आपको प्लीडिंग्स में सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें लिखनी होंगी. उसके बाद प्लेंट आता है आपका ऑर्डर 7 में, ऑर्डर 8 में उसका रिप्लाई दैट इज रिटन स्टेटमेंट. फिर उसके बाद कोर्ट कहती है कि दोनों पार्टीज आओ और अब बताओ कोर्ट में कि क्या मसला था. तो दैट इज ऑर्डर 9, दैट इज अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस. एंड आफ्टर दैट उनके आने के बाद कोर्ट में कोर्ट जो है उनको एग्जामिन करती है आपका ऑर्डर 10 में, राइट. ऑर्डर 10 में एग्जामिन करती है. उसके बाद आपका ऑर्डर 11 में आता है
कि डिस्कवरी और इंस्पेक्शन, अब उसको जब एग्जामिन कर लिया पार्टीज ने, तो उसके बाद फर्दर एग्जामिनेशन के लिए और जानने के लिए केस के बारे में कोर्ट क्या कहती है कि भाई डिस्कवरी इंस्पेक्शन हो, एडमिशंस हो, इंपाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो, तो भी फर्दर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। वो दे रखा है आपका रिस्पेक्टिव ऑर्डर 11, 12 और 13 में, राइट। ऑर्डर 14 में दे रखा है कि भाई जब कुछ एग्जामिन ही कर लिया कोर्ट ने, सब कुछ देख लिया, तो फिर कोर्ट क्या करती है कि चलो भाई अब हम करेंगे इश्यूज को फ्रेम और देखेंगे कौन सी पार्टी क्या एजर्ट कर रही है और दूसरी पार्टी जो डिनाई कर रही है उसके बेसिस पे हम जो है अपना इशू फ्रेम करेंगे। और उसके बाद कोर्ट क्या करती है, आपका 16 में समन भेजती है, ऑर्डर 16 में समन भेजती है विटनेसेस को कि चलो तुम भी और अपनी कहानी बताओ कि भाई तुमने क्या देखा, तुम किसकी पार्टी की तरफ से क्या क्या कहना चाहते हो। तो यहाँ पे विटनेसेस को बुलाया जाता है सम्मन देके, राइट। नाउ सम्मन देने के बाद जब विटनेस को बुलाया जाता है और कोर्ट को लगता है कि एक और तारीख लगानी है, क्योंकि ये तो बहुत हम सुनते ही रहते हैं कि भाई कोर्ट में तारीख पे तारीख लगती है, तो उस तारीख को हम कहते हैं ऑर्डर 17 में आपका एडजर्नमेंट। नाउ एडजर्नमेंट होने के बाद जब दोबारा डेट फिक्स हो जाती है कि इस डेट पे आपको आना है, अब नेक्स्ट हियरिंग की तारीख आपकी ये होगी, तो आपका ऑर्डर 18 बताता है हेयरिंग ऑफ द सूट, ठीक है। उस दिन हेयरिंग होती है सूट पे और साथ में उसी दिन एग्जामिन किया जाता है विटनेस को जिनको सम्मन देके बुलाया था। और साथ में ऑर्डर 19 में कहा गया है कि जैसे ही आपका जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं उसके साथ आप एफिडेविट्स भी दे सकते हो। और ये सब होने के बाद क्या होता है, ये सब होने के बाद आपका कोर्ट पास कर देती है जजमेंट या डिक्री, और फिर आपका 21 में उस जजमेंट और डिक्री को और जजमेंट और ऑर्डर को जो है एग्जीक्यूट कराया जाता है। सो इस तरीके से आप एक स्टोरी फॉर्म में याद कर सकते हो अपने सारे सीपीसी के ऑर्डर्स। So this was all about today's session. I hope this trick was useful to you, and thank you so much for watching.